गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं साम्य अवस्था के बारे में। रासायनिक साम्य अवस्था क्या है? रासायनिक साम्य अवस्था किसे कहते हैं? इसी के विषय में भौतिक साम्य अवस्था क्या है, ठोस द्रव साम्य अवस्था क्या है, द्रव वाष्प साम्य अवस्था क्या है, इन्हीं के बारे में हम आज लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में साम्य अवस्था के बारे में डिस्कस किया था, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्रियाओं के विषय में बात किया था। तो जिन लोगों ने भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार वीडियो हमारा जरूर देखें, ताकि ये वीडियो हमारा बेहतर ढंग से समझ में आए। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर जाकर के देखिएगा। चलिए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं आज एकदम मजेदार अंदाज में। लेकिन हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरीके के आपको और भी वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। रासायनिक साम्यावस्था क्या है, समझते हैं इसे। देखिए, रासायनिक साम्यावस्था का मतलब क्या है। हमने एक वर्ड लिखा है कि रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था, एक्चुअल में ये शब्द है क्या? ये क्या है ये शब्द और किस तरीके का है ये शब्द, इसी पर आज हम लोग डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे, पूरी तरह बढ़िया ढंग से बातचीत करेंगे। देखिए, जो रासायनिक साम्यावस्था होती है, अगर हम इसके डिफिनीशन के बारे में बात करें तो अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, स्थित हो जाए, उसे हम कहते हैं साम्य, रासायनिक साम्य अवस्था। लेकिन साम्य के साथ इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज न हो। तो अब जो है क्लियर है, हमने ये कहा कि अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं और समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है। देखिए, रासायनिक साम्य अवस्था क्या है, यहां पर मैं इसकी डिफिनीशन नोट कर दे रहा हूं। डिफिनीशन क्या कर दे रहा हूं, नोट कर दे रहा हूं। हमने ये कहा है कि अभिक्रिया की वह अवस्था, अभिक्रिया अभिक्रिया की वह अवस्था, अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और विपरीत, या है ना, या जो है अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर हो जाएं। अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें क्या, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर हो जाएं। अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं
स्थिर हो जाती हैं। क्या हो जाता है? अभिक्रिया की एक कोई अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, इसकी सांद्रता स्थिर हो जाए। क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। और साम्य के साथ कोई परिवर्तन न हो, तब वह अभिक्रिया रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। तब वही क्या कहलाता है? रासायनिक साम्य अवस्था कहलाता है। और समय के साथ परिवर्तित न हो और समय के साथ परिवर्तित न हो, समय के साथ परिवर्तित न हो, रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है। मतलब देखो, कुछ नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है कि जब कोई अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें कोई एक अभिक्रिया हो रही है, ए, इससे कोई प्रोडक्ट बी बन रहा है, यह एक कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ए है प्रोडक्ट, ए रिएक्टेंट है जिससे कोई बी प्रोडक्ट बन रहा है। ए रिएक्टेंट है, इससे कोई क्या हो रहा है? एक प्रोडक्ट बन रहा है, बी जो है। तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हमने कहा कि देखो, डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखना तो बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर हो जाएं और समय के साथ कोई परिवर्तन न हो, रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है। क्लियर है? देखो, जब जो है अभिक्रिया देखो, मतलब समझो बेटा, मतलब समझो इस बात का, समझो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं और समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि यह है कि कोई एक अभिक्रिया है, उसकी वह स्टेट, वह अवस्था जिसमें कोई अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रिया की जो अभिक्रिया दर है ना, वही क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ये जब बराबर हो जाती है ना, तो इसी को कहते हैं हम रासायनिक साम्यावस्था। मतलब इधर से इधर, यानी कि ए से बी और फिर बी से ए की जो दर है वह बराबर हो, इसमें समय के साथ कोई समझौता न हो, कोई परिवर्तन न हो, उसे हम रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। मतलब एक कोई
स्थिर ताप है। मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझा देता हूं। एक कोई क्या है, एक पूरा बंद पात्र है, पूरा ये है आपका एक, ये बंद पात्र है आपका। ठीक है, इस बंद पात्र में कोई एक रिएक्शन आप करा रहे हैं जिसका टाइम है आपका, समय आपका क्या है, ये है आपका समय, समय ये है, और रिएक्शन है आपका ये आपका एक रिएक्शन है। यहां पर देखो H2 प्लस I2 हमने रिएक्शन कराया। क्या कराया? H2 प्लस I2 एक रिएक्शन है, हमने इसे कराया। ये बना क्या? 2HI बन गया, बना दिया। अब जो है ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका है सांद्रता दर, ये आपका सांद्रता है, इसको हम सांद्रता कर देते हैं। ठीक है, ये आपका सांद्रता है। तो अब बात को जरा समझो, ध्यान देना इस बात को। ये आपकी सांद्रता है, ये आपका टाइम है। ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, इसमें है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए, तो यहां पर जो रिएक्शन ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं यानी कि जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? ये बैकवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है, ये 2HI प्लस, माफ करिएगा, प्लस का एरोमास उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ओके, तो इधर आपका हो गया क्या? H2 और I2, H2 प्लस I2, ये गैस है, H2I2 क्या है? गैस है, और 2HI भी क्या है? गैस है। तो ये जो है क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन BR, ये वाला रिएक्शन। और जो ये वाला रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन H2 प्लस I2, ये दोनों क्या है? गैस है, और उसके बाद उत्क्रमणी का निशान लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे, 2HI, ये भी गैस है आपका। ये जो है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, अग्र अभिक्रिया है, और ये आपका पश्च अभिक्रिया है। तो इन दोनों की जो दर है ना, जो रेट है ना, इन दोनों का रेट क्या है? बराबर। तो जब बराबर हो जाए, है ना, जैसे स्थिर ताप, टेम्परेचर बिल्कुल स्थिर है,
टेम्परेचर में इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये रिएक्शन, एक रिएक्शन हम करा रहे हैं जिसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना है, बदलाव कोई नहीं करना है, टेम्परेचर इसका स्थिर होगा। तो जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराई जाए तो पहले अग्र अभिक्रिया से शुरू होगी, पहले ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, पहले अग्र अभिक्रिया, मतलब कोई रिएक्शन होगा तभी तो वो बैकवर्ड में, अब जब आप आगे की तरफ जाएंगे तभी तो आप बैक की तरफ आएंगे ना, है ना। मतलब मुझे आजमगढ़ से यहां आने के लिए मुझे आजमगढ़ जाना तो पड़ेगा ना, मुझे करमैनी से आजमगढ़ अगर जाना है तो फिर मुझे आजमगढ़ से करमैनी अगर आना है, फिलहाल मैं करमैनी में हूं तो मुझे तो आजमगढ़ जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं उसी तरीके से आ जाऊंगा, है ना। तो ये पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बदलाव होगा, पहले चेंज होगा, फिर उसके बाद पुनः वो जो भी पदार्थ है आपका रिएक्टेंट का उसमें कन्वर्ट होगा। तो पहले क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की अभिक्रिया का जो शुरू में जिससे उत्पाद बनते हैं ना, तो ये उत्पाद के बिल्कुल विपरीत होंगे। ये क्या होंगे, जो उत्पाद है इसके विपरीत होंगे, मतलब जो आपका प्रोडक्ट बना है ना इसके विपरीत रिएक्शन होगा। लेकिन फिर आपका जो है ये चित्र आप देखें, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता अधिक होती है, रिएक्टेंट की सांद्रता अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, समय गुजरता है, तो समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, जिसके परिणाम में जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। यही तो मैं बात आपको बता रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अग्र और विपरीत अभिक्रिया की दर बराबर हो जाने पर अभिक्रिया क्या है, साम्य। देखिए ऐसे समझिए कि साम्य अवस्था में अभिकारक और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। साम्य की अग्र और विपरीत दोनों, साम्य की अवस्था जो होती है इसमें अग्र और विपरीत अभिक्रियाओं की दरें जो होती हैं वह बराबर हो जाती हैं। साम्य की अवस्था में क्या होता है, साम्य के अवस्था में अभिक्रिया की दरें बराबर हो जाती है। चलिए फिजिकल के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। भौतिक साम्य अवस्था, फटाफट बात कर लेते हैं। भौतिक साम्य अवस्था, भौतिक साम्य अवस्था क्या है, इस सिलसिले पर बातचीत करेंगे। देखिए जब रासायनिक समीकरण में यदि पदार्थ, रासायनिक समीकरण में यदि पदार्थ की अवस्था जब समान होती है तो भौतिक साम्य अवस्था कहलाती है। भौतिक साम्य अवस्था का मतलब ये समझिएगा कि रासायनिक समीकरण में यदि पदार्थ की अवस्था जब समान होती है तो उसे हम भौतिक साम्य अवस्था कहते हैं। रासायनिक समीकरण में जब क्या होता है, रासायनिक समीकरण में यदि पदार्थ की
अवस्था जब समान हो, समान हो तो भौतिक साम्य अवस्था कहते हैं उसे। ठीक है ना, कहलाती है, कहते हैं उसे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठोस द्रव अवस्था। ठोस द्रव अवस्था क्या है, ठोस द्रव साम्य अवस्था क्या है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या है। मतलब जब कोई सॉलिड ना, जब कोई सॉलिड किसी द्रव अवस्था में बदलता है, एक कोई सॉलिड है, ये आपका एक सॉलिड है, ये आपका लिक्विड में बदल रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड बदलने में कुछ तो भाई आपका होता होगा। तो इस सॉलिड से लिक्विड बदलने की जो प्रक्रिया है, इसे हम कहते हैं ठोस द्रव साम्य अवस्था। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ का ठोस और द्रव अवस्था जिस ताप पर समान हो जाए। मतलब कोई एक ऐसा टेम्परेचर है, जैसे एक तरफ मिसाल के तौर पर मान लीजिए इस बात को कि यह है आपका बर्फ, और बर्फ से आप बना रहे हैं पानी, और फिर पानी से बर्फ भी बन जाएगा। तो पानी और बर्फ के बीच एक ऐसा जो है, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा बिंदु जिस पर बर्फ क्या हो, गलना शुरू हो जाए। मतलब इसका टेम्परेचर है -25 अंश सेल्सियस, क्या है, बर्फ का, और इसका टेम्परेचर है +25 अंश सेल्सियस। ये बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मैं कहना क्या चाहता हूं, दरअसल मेरी बात को समझिएगा। यह है आपका बर्फ, और बर्फ का टेम्परेचर है -25 अंश सेल्सियस, और पानी है, इसका टेम्परेचर है +25 अंश सेल्सियस, यानी कि इसका 25 अंश सेल्सियस, इसका -25 अंश सेल्सियस। तो जो बर्फ और पानी मतलब अगर बर्फ है, इसको हम क्या करें, लिक्विड में बदलना शुरू करें, मतलब टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड में बदलना, इसका ताप हम परिवर्तन करें, है ना। या फिर कोई ऐसा, मतलब ताप नहीं दे रहे हैं तो दाब दे दीजिए, या मतलब कोई परिवर्तन करिए जिसकी वजह से ये अणुएं टूटे। जैसे हमने कहा कि टेम्परेचर ही से समझते हैं इसको, है ना। तो मतलब ये है कि ये क्या 25 अंश सेल्सियस पर है फिलहाल, -25 अंश सेल्सियस पर, ये है +25 अंश सेल्सियस पर। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के मध्य क्या हो, एक साम्य स्थापित हो जाए। और साम्य स्थापित कब होगा, वो साम्य मान लीजिए कि 0 अंश सेल्सियस, एक मानक मान लेते हैं। जब बर्फ 0 अंश सेल्सियस के बाद 0.1 अंश सेल्सियस पर आता है, तो ये पूरे पानी के समान हो जाता है, पूरे पानी के जैसा होने लगता है। और ये जो है -0.1 अंश सेल्सियस पर आता है, तो ये पानी जो है ये बर्फ के जैसा होने लगता है। तो मतलब ये 0 अंश सेल्सियस है क्या, ये पानी की फ्रीजिंग पॉइंट है, पानी का ये हिमांक है, और बर्फ का क्या है, गलनांक है।
मतलब बर्फ 0 अंश सेल्सियस पर गलेगा और पानी जो है क्या होगा, पानी क्या होगा, जमेगा, बर्फ गलेगा। तो दोनों जिस स्टेट पर क्या होते हैं, गलते हैं या फ्रीजिंग फ्रीजिंग होती है, या जो है गलनांक जो इसका होता है, जल का जो हिमांक है यहाँ पर और जल का जो गलनांक है, बर्फ का गलनांक और जल का हिमांक, यही क्या है, ठोस द्रव अवस्था है। अब हम लोग द्रव वाष्प अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। द्रव वाष्प अवस्था क्या है, मतलब वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध पदार्थ का द्रव और वाष्प अवस्था में जिस ताप पर समान हो जाए, मतलब आपका पानी है ये, है ना, यह वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, इसमें वाष्प में परिवर्तित, ठीक सेम चीजें यहाँ पर भी वही चीजें हैं। लेकिन आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। लेकिन हम लोग बात इसी की कर रहे हैं बच्चों कि पानी वाष्प जब बन रहा है तो वाष्प बनने के लिए इसका को चाहिए कितना, 100 अंश सेल्सियस। 100 अंश सेल्सियस के बाद ये वाष्प में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। अगर 100 अंश सेल्सियस से जरा सा भी कम कर दिया जाए तो ये पानी हो जाए। तो ये 100 अंश सेल्सियस क्या है, ये इसका संघनन पॉइंट भी है, यानी कि पानी बनने की प्रक्रिया भी है और जो है भाप बनने की प्रक्रिया भी है। ठीक है, बात को समझिएगा। यही आपका द्रव वाष्प साम्य अवस्था है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये जो लेक्चर है बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। हम लोग जो है अब इसके आगे बात करेंगे और इसके आगे हम लोग बात करेंगे